हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिकेमी। माय नेम इज़ दीपशिखा। सो इस सीरीज़ में जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे इस साल के, वो हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो जो भी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस सीरीज़ में आने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर। ये जो है, ये है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। सो कॉन्फ्रेंस हुई है रिलेटेड टू टाइगर लैंडस्केप्स। उसको क्या करना है, सस्टेनेबली फाइनेंस करना है टाइगर लैंडस्केप्स को। सो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ हुई है, ये भूटान में हुई है। ठीक है, एंड विद सपोर्ट फ्रॉम टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एनजीओज हैं जो कि ग्लोबली जो टाइगर इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के अकॉर्डिंगली एडिशनल $138 मिलियन एनुअली आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग टाइगर हैबिटेट्स इन एशिया। तो इतना जो है अमाउंट अभी रिक्वायर्ड है एज पर ग्लोबल टाइगर फोरम। ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये भी एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर जो ये सेंटर है, इट इज सेंटर्ड इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट, द टाइगर पॉपुलेशन इज अराउंड 5,500 के अराउंड जो है टाइगर की पॉपुलेशन है प्रेजेंटली, एंड द हैबिटेट्स हैव श्रंक टू लेस देन 8% ऑफ देयर ओरिजिनल रेंज। देखिए, जो ये रेंज हम कहते हैं, ऑल्सो वी कॉल एज टाइगर रेंज कंट्रीज, TRCs भी बोलते हैं। 13 TRCs हैं जिसमें इंडिया है एंड लॉट ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज जो है। यहाँ पर जो है टाइगर पॉपुलेशन पहले थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुई, और जो उनकी रेंज है यानी जो उनका हैबिटेट है, जो उनका लैंडस्केप है, वो भी जो है 8% तक रह गया है। ऑलराइट, सो ये जो इसके लिए जो है हम सस्टेनेबल फाइनेंस लेकर आना चाहते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ अब ये क्यों होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कोई टाइगर रिजर्व है, वहाँ से अगर हाईवे चला जाएगा तो उसका जो है एरिया कम हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, वहाँ से हाईवे गया है, 8 लेन हाईवे, तो उसकी वजह से भी उसका एरिया जो है कम हुआ है। तो ये सब जो है इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। तो दिस वॉज अबाउट द टाइगर कॉन्फ्रेंस। नाउ अब हमें जो जानना है टाइगर के बारे में, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, हमें जानना है कि और अदर कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए ग्लोबली लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर दीज इनिशिएटिव्स। सो फर्स्ट, अगर हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव की बात करते हैं, सो वन इज़ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से इसका फाउंडिंग पार्टनर रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाएंगे, वहीं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कब ये होता है लॉन्च, 2008 में। ऑलराइट, तो इसको किसने सपोर्ट किया, इन्हीं TRCs क्या हैं, ये टाइगर रेंज कंट्रीज। सो जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। ऑलराइट, नाउ 2008 में तो ये इनिशिएटिव आता है, फिर 2010 में यही 13 TRCs फिर से मिलती हैं रशिया में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। वहाँ पर एक पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन साइन होती है। फाइन, नाउ उस डेक्लेरेशन में क्या कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन में, कि हम जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको कितना करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं बाय 2022। तो ये कुछ वहाँ पर साइन हुआ था। उस टाइम पे कुछ 3000 के अराउंड थी, तो वो उसको डबल करना चाहते थे। अभी रिसेंटली जो है इट इज़ अराउंड 5000 to 5500 के आसपास ग्लोबली टाइगर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हैं दो इनिशिएटिव्स जो कि ग्लोबल हैं, इंटरनेशनल है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज़ द 13 TRCs। अब जो हम टाइगर रेंज कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, लेट अस सी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो ऑब्वियसली इंडिया इज़ देयर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, रशिया भी है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सो ऑल दीज कंट्रीज दैट यू कैन सी ऑन द मैप, दीज आर टाइगर रेंज कंट्रीज। यहाँ पर जो है टाइगर प्रेजेंट है, एंड इसी को ही हम सस्टेनेबली फाइनेंस करके क्या करना चाहते हैं, इसके लैंडस्केप्स को बचाना चाहते हैं ताकि टाइगर की कंजर्वेशन मोर इफेक्टिवली हो सके। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द 13 TRCs। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अब जो बिग कैट है, नाउ बिग कैट में ऑल द बिग कैट्स आर इंक्लूडेड। बिग कैट्स कौन कौन से हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, जैगवार है, प्यूमा है, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड। सो ये जो स्पीशीज़ है, ये बिग कैट स्पीशीज़ है। तो इन एंटायर स्पीशीज़ के लिए जो है ये बिग कैट अलायंस चल रहा है। ऑलराइट, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है, एक इंडिया का इनिशिएटिव है, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। ठीक है, सो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है, एंड उसके 50 ईयर्स 2023 में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, एंड उसी टाइम जो है हम ये बिग कैट अलायंस लॉन्च करते हैं।
फाइन. सो नाउ दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज. अब जो बिग कैट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट हैं, ठीक है. 13 TRCs इज फॉर टाइगर, ठीक है. अब जो 96 है इसमें लायन है, अफ्रीका में लायन प्रेजेंट है, बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगे इसमें, राइट. एंड ऑल अदर कंट्रीज जो कि बिग कैट कंजर्वेशन करना चाहती हैं. इट एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स. तो यहाँ पे देखेंगे ये 7 बिग कैट्स हैं, इनकी कंजर्वेशन के लिए बिग कैट अलायंस है, जिसमें टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है. सो ये भी ऑब्वियसली टाइगर को भी प्रोटेक्ट करेगा प्लस ऑल दी अदर बिग कैट्स, ठीक है. सो ये एक अलायंस है. नाउ नेक्स्ट अगर हम जानना चाहें कि इंडिया ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए हैं फॉर टाइगर कंजर्वेशन, राइट. सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर. नाउ प्रोजेक्ट टाइगर एस्टैब्लिशमेंट हुई इसके अप्रैल 1973 में. नाउ फुली फंडेड प्रोग्राम है, फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. एंड इट एड्स ऑल द स्टेट्स जहाँ पर भी टाइगर पॉपुलेशन है उसको एड करता है. ना ओवरसाइट इसकी करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज NTCA. NTCA एक अथॉरिटी है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, वो इसकी ओवरसाइट करती है प्रोजेक्ट टाइगर की. ना NTCA एक और चीज़ रिलीज़ करती है, दैट इज़ टाइगर सेंसस. टाइगर सेंसस क्या हर 4 साल में किया जाता है, फाइन. सो एवरी 4 years इसको किया जाता है बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या है, आप टाइगर पॉपुलेशन इसमें दिखाते हैं, ठीक है, कि कितने टाइगर्स प्रेजेंट हैं इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज वन मोर थिंग दैट इज इंडिया इज डूइंग, दैट इज M-Stripes. M-Stripes क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड वे टू आइडेंटिफाई द टाइगर पॉपुलेशन, कहाँ कहाँ टाइगर्स हैं, कहाँ से उनकी क्या मूवमेंट है. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली अभी हमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हमने अभी बात की है, इसके बारे में जान लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कभी भी आप कोई भी अथॉरिटी पढ़ते हो ना, आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वेदर इट इज़ अ स्टैट्यूटरी और अ नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, ठीक है. क्योंकि आप देखते हैं कि UPSC में देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, मतलब एक ऑप्शन रहता है कि स्टैट्यूटरी है या नहीं है, या फिर किस लॉ के अंडर ये आई है. सो NTCA अगर आप देखें ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है विद रिगार्ड टू टाइगर कंजर्वेशन. तो क्या इंडिया इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देगा? यस. आपको याद रखना है कि NTCA के पास एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है. ऑलराइट. अंडर दी कौन से लॉ के अंडर ये आई है? इट इज़ अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है. यू कैन सी हियर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसको एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया है. ऑलराइट. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अनयूटिलाइज्ड फंड्स विद CPCB. अब CPCB क्या है? इट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. अब CPCB के बारे में एक न्यूज़ आई है कि अ रिपोर्ट फ्रॉम CPCB टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिवील्ड दैट 80% ऑफ एनवायरमेंटल फंड्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड. मतलब जो फंड CPCB कलेक्ट करता है उसके 80% तो अनयूटिलाइज्ड ही हैं, वो यूज़ ही नहीं किए गए हैं. सो व्हाट इज़ द अमाउंट? अमाउंट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो अराउंड 777 करोड़, ठीक है, इतने रुपीज़ जो हैं CPCB के पास थे, बट दे डिड नॉट यूटिलाइज इट. ओनली 20% हैव बीन यूज्ड. अब यूज़ कहाँ पे हो सकता है ये? R&D ऑन एयर क्वालिटी, हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर एयर एंड वाटर क्वालिटी, उसको बेटर करने के लिए, उसके मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं, बट दे हैव नॉट यूज्ड इट. अब ये न्यूज़ के रिगार्डिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज CPCB खुद क्या है. ऑलराइट. अब मैंने कहा कि जैसे कि अभी NTCA आया था आपके पास, आपको वो देखना है कि क्या वो स्टैट्यूटरी है या नहीं है, किस लॉ के अंडर आई है. ऐसे आपको जानना है कि जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब जो पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, जैसे न्यू दिल्ली में भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन को लेकर अगर कोई अथॉरिटी बनी है, फाइन, तो क्या वो अथॉरिटी स्टैट्यूटरी है या नहीं है, ये जानना ज़रूरी है. फाइन. सो लेट अस सी अबाउट द CPCB. नाउ इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. किस लॉ के अंडर आई है ये इंपॉर्टेंट है. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ठीक है. सो इस वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंडर ये आई है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है. नाउ अब CPCB के पास पावर्स हैं. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो एक्ट है उसके तहत भी इसके पास पावर्स हैं. सो CPCB इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस? फंक्शंस तो यही रहेंगे, प्रमोट क्लीनलीनेस, फाइन, स्टेट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स में कंट्रोल द अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब इसको प्रिवेंट करना है.
and some of the other functions are also there. CPCB develops standards for national ambient air quality. अब national air quality index जो है फाइन, सो वो भी CPCB के अंडर है, तो वो भी मॉनिटर करती है. तो एयर क्वालिटी मॉनिटर हो गई, वाटर क्वालिटी सेट करती है, वो भी मॉनिटर करती है. स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. emission standards, noise limits by diesel engines, emission and noise limit of LPG and CNG generator. ठीक है, सो अब आप देखें कि एक बहुत वाइड वैरायटी है जिसको CPCB को जो हैंडल करना होता है. जैसे कि डीजल व्हीकल्स हैं तो उसके बारे में क्या गाइडलाइंस देनी है, क्या उनका नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है, क्या उनका एयर पोल्यूशन है, ये सब गाइडलाइंस भी कौन सेट कर रहा है, CPCB. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ कि जो ये बॉडी है, फ्रॉम वेयर दिस बॉडी इज़ गेटिंग इट्स फंड्स. जैसे फंड्स की बात हुई स्टार्टिंग में ही कि इतना % फंड्स जो है उसने यूज़ नहीं किया है, 80% ऑफ द फंड्स. सो फंड्स कहाँ से पहुँच रहे हैं इस बॉडी को. ऑलराइट, now the first is environment protection charge, EPC. It is a 1% fee imposed on new diesel vehicles registered in Delhi and the National Capital Region. ठीक है, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो एक 1% फ़ी लगाता है ये किस पे, न्यू डीजल व्हीकल्स पे. ठीक है, न्यू डीजल व्हीकल्स पे 1% चार्ज लगाया जाता है, उसको कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज. तो यहाँ से इसको फंड्स आते हैं. नेक्स्ट फंड आता है इसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन. अब जो एक कंपनसेशन है ये आपने सुना होगा, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल. ठीक है, एज डायरेक्टेड बाय द NGT. तो वहाँ से भी इसको फंड्स आते हैं फ्रॉम दिस एनवायरमेंटल कंपनसेशन, ये भी लगाई जाती है. So these are two sources from where the CPCB is receiving its funds. Alright, so this was about Pollution Control Board. Fine, so this was about this news. Alright, so let's move to the next news. Next news is about geoparks. UNESCO has endorsed 18 new geoparks into the global geopark network. ठीक है, अब टोटल हो चुका है 2013 across 48 countries with none currently from India. Alright. अब जो इंडिया है, इंडिया में जियोपार्क्स खुद के हैं बट यूनेस्को लिस्टेड जियोपार्क नहीं है. ठीक है, अभी कोई ऐसा जियोपार्क नहीं है इंडिया का जो कि यूनेस्को की इस लिस्ट में आता हो. फाइन, सो अभी 18 न्यू जियोपार्क्स हैं. व्हाट आर द नोटेबल एडिशंस, लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है, इम्पैक्ट क्रेटर लेक है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द important geoparks that has been added. अब the question is कि geoparks हैं क्या. फाइन, सो these are some of the geologically important areas. ठीक है, जिसको यूनेस्को जो है बचाना चाहता है. Alright, so let us now learn. Geopark is a defined geographical area with a geological heritage of significance. ठीक है, so कोई significance है geologically उस एरिया की. तो जैसे कोई क्रेटर लेक है, कोई इस तरीके की कोई चीज़ है जिसको जो है कोई ऐसा डॉर्मेंट वोल्केनो है जिसको कोई देखने आना चाहेगा. सो बेसिकली यूनेस्को क्या करता है, इस तरीके की हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. एंड ऑल्सो इट एड्स जियो टूरिज़्म. ठीक है, जियो टूरिज़्म क्या है, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर कहीं घूमने जाते हैं तो इफ़ वी गो देयर फॉर जो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो कुछ उस एरिया की, उसके लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं. तो इससे क्या होता है, उस एरिया का टूरिज़्म भी प्रमोट होता है. ठीक है, सो इस वजह से जियोपार्क्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट एरिया. जो इंडिया भी है इसलिए अपने जियोपार्क्स को भी प्रमोट कर रहा है ताकि वो भी इस वर्ल्ड लिस्ट में आ जाए. राइट, सो जियोपार्क्स हैव 3 मेन टारगेट्स. कंजर्वेशन, उस एरिया की कंजर्वेशन हो. एजुकेट किया जाए, जैसे क्रेटर लेक है कैसे बनी, कब बनी, इस बारे में एजुकेट किया जाए. प्रमोशन ऑफ लोकल इकोनॉमी थ्रू जियो टूरिज़्म. ठीक है, तो फाइन. सो अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को खुद क्या है, इट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. फाइन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है. फाइन, नाउ अब मैंने बताया कि जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को चलाता है, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972. ठीक है, सो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अलग अलग, उनको भी लिस्ट करता है. इटली के पास राइट नाउ इट हैज़ द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. फाइन, इट हैज़ 60. इंडिया के पास अभी 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. ऑलराइट, सो वही है, ये जो हेरिटेज साइट्स होती हैं इनकी कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस रहती है. ठीक है, दे आर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, दे आर यूनिक. ऑलराइट, सो यूनेस्को के बारे में हमने देखा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो हमें पता ही था. अब एक नया जियोपार्क्स भी ऐड हो गया है, तो जियोपार्क्स भी एनलिस्ट करता है. फाइन, ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट
the geoparks. Now next news is about afar triangle. afar triangle क्या है? You can see it on the map. afar triangle क्या है? एक डिप्रेशन है at the horn of Africa. आपने अफ्रीका का मैप देखा है? सो ऑन द ईस्ट साइड देयर इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ हैं, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है. सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आती हैं, राइट. सो यहीं पर एक डिप्रेशन है जिसको अफार ट्राइंगल भी बोलते हैं. अगर आपने देखा होगा यहाँ पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइट, इस ईस्ट साइड में. ठीक है. Now geologists foresee the potential of emergence of a new ocean in the Afar Triangle, Afar Depression. Now geologists क्या देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ एन ओशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 3 प्लेट्स जो हैं यहाँ पर उनकी कन्वर्जेंस है एंड उसकी वजह से वहाँ एक रिफ्ट वैली डेवलप हो चुकी है. आपको पता ही है कि वहाँ पर जो ईस्ट साइड है अफ्रीका की, देयर इज़ अ ग्रेट रिफ्ट वैली देयर. वहाँ पर काफ़ी रिवर्स भी इसी वजह से फ्लो होती हैं, राइट. तो वहीं उसी एरिया में कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है वहाँ पर एक ओशन डेवलप हो सकता है एंड जो ईस्ट रीजन है अफ्रीका का वो सेपरेट हो सकता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका, राइट. नाउ लेट अस सी ऑन द मैप. अब मैप पे आप देख सकते हैं, फाइन. सो दिस हियर यू कैन सी दिस इज दैट ट्राइंगल, ये अफार ट्राइंगल है, फाइन. एंड दीज आर द कंट्रीज, इथोपिया, सोमालिया, यहाँ पर जिबूती, ये एरिट्रिया, ये कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसके बीच में ही आता है. एंड दिस इज द अफ्रीकन रिफ्ट्स, ये रिफ्ट वैलीज हैं. नाउ देर आर प्लेट्स. अब कौन कौन सी प्लेट्स हैं यहाँ पर? देर इज़ अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, एक नूबियन प्लेट है और एक अफ्रीकन सोमालियन प्लेट है. तो 2 प्लेट्स ये हैं एंड अरेबियन प्लेट. तो ये 3 यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ऑलराइट, जो कि इस ट्राइंगल को बना रही हैं, ठीक है, इस ट्रिपल जंक्शन को यहाँ पर बना रही हैं अफार ट्राइंगल में, फाइन. Now the formation of a new ocean basin could lead to creation of a distinct continent in East Africa. So वही है कि अगर ओशन बन गया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कट के अलग हो जाएगा, ऑलराइट. सो इस वजह से दिस वाज इन न्यूज़. तो आपको पता होना चाहिए अफार ट्राइंगल कहाँ है, ऑलराइट, एंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर. इथोपिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है. मेन रिवर कोर्स जो है वहाँ पे अवाश रिवर है, ठीक. सो दिस वाज अबाउट अफार ट्राइंगल. नाउ विल स्टडी सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. अभी कुछ जैसे अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स हैं, ये आती रहती हैं एंड इनके रिगार्डिंग हमें देखना होता है कौन सी ये रिपोर्ट है, किस इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज़ किया है, क्या इस रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई हेडक्वार्टर है तो वो भी हमें पढ़ना होता है, ऑलराइट. नाउ फर्स्ट विल स्टडी अबाउट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क. सो ये एक नेटवर्क है, ऑलराइट, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फाइन. क्योंकि ये जो CTCN है ये क्या है, UNFCCC का एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है, ठीक है. सो CTCN आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, UNCC से. इसके हेडक्वार्टर्स हैं डेनमार्क में, कोपेनहेगन में, ऑलराइट. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नाउ CTCN फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. सो देखिए ये UNFCCC की एक टेक्नोलॉजिकल आर्म है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो उसको एक तरीके से जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उसके बारे में जो हेल्प करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जो भी कंट्रीज़ हैं विच रिक्वायर दोज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उसमें जो हेल्प करता है वो क्या है, CTCN, ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज़ 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, ठीक है. नाउ दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, ऑलराइट. सो इसका एम क्या है? एम्ड एट इंस्पायरिंग यूथ एज फ्रॉम 10 to 30 टू एंगेज इन एक्शंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. तो आपने क्या याद रखना है कि जो UNCC लर्निंग पार्टनरशिप है, फाइन, उसके अंडर एक 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए 10 to 30 ईयर्स ऑफ एज के जो यूथ हैं उनको इंस्पायर करते हैं, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव. Alright, so what is this? It is an initiative by the United Nation Development Program, ठीक है, UNDP का इनिशिएटिव है ये. अब UNDP का जो सेंटर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, ठीक है, UNDP इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, USA. ये क्या करता है? क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव क्या करता है? It aims to support the developing countries in enhancing and implementing their national determined कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है. सो NDCs जो हैं अंडर पेरिस एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है? क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव. तो आप कैसे याद रखोगे? देखिए NDCs क्या है कि हमने खुद ही नेशनली कुछ डिटर्मिन किया है कि हम ये करना चाहते हैं, फाइन, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर.
अब जो ये क्लाइमेट प्रॉमिस है ये क्या कर रहे हैं, उन्हीं एनडीसीज आर लाइक प्रोमिसेस, ठीक है, तो उन्हीं एनडीसीज को फुलफिल करने के लिए क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव है यूएनडीपी का, आपको ऐसे ये याद रखना है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, या कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव हैं, कोई रिपोर्ट है, तो कोई इंस्टीट्यूशन नया है एनवायरनमेंट को लेकर, तो ये हमने भी डिस्कस किया, एंड वी फर्दर विल ऑल्सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। फाइन, सो अभी के लिए थैंक्स अ लॉट, एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज़, और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अपडेट्स रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।